आज हम लोग जो है क्लास 8 का साइंस का वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराने जा रहे हैं और बहुत ही बेहतर और शानदार वीडियो। आप लोग अगर ध्यान से इसको समझेंगे और सुनेंगे तो आपका पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और सभी लोग जो है अपना साइंस का कॉपी और किताब खरीद लें। जो लोग खरीद चुके हैं वो ठीक है, जो अब तक नहीं खरीदे हैं वो सभी लोग उसकी व्यवस्था कर लें, क्योंकि अब पढ़ाई जो है रोज वीडियो आप लोगों के पास पहुंचेगा और डेली का डेली आप लोग तैयार करें और इसका नोट भी बना लें। और आपका जो है साइंस का पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। कि फसल का उत्पादन किसान कैसे करता है और उसका मैनेजमेंट यानी प्रबंध कैसे करता है। हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। देखिए, हम सभी जितने भी लोग हैं, चाहे हम किसान हो या किसान न हो, सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें कृषि कार्य और पशुपालन करना पड़ता है। इसलिए कृषि से हमें बड़े स्तर पर फसल उत्पादन करना आवश्यक है। क्योंकि देश की जनसंख्या बहुत अधिक है और इतनी बड़ी जनसंख्या की जो जरूरत है, वो जरूरत को पूरा करने के लिए किसानों को बड़े स्तर पर फसल का उत्पादन करना आवश्यक है। आमतौर पर फसल दो भागों में बांटा जा सकता है। जितने भी प्रकार की फसल हैं जो किसान उत्पादन करते हैं, सभी फसलों को आमतौर पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है खरीफ फसल और दूसरा है रबी फसल। यानी सभी प्रकार के फसलों को हम कितने भागों में बांटे हैं? दो भागों में बांटे हैं। कुछ फसलों को कहा जाता है खरीफ फसल और कुछ फसलों को कहा जाता है रबी फसल। अब हम देखेंगे कि किस तरह के फसल को हम खरीफ फसल कहेंगे और किस तरह के फसल को हम रबी फसल कहेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं खरीफ फसल। किस तरह के फसल को हम खरीफ फसल कहेंगे? जो फसल वर्षा ऋतु में बोया जाता है उससे खरीफ फसल कहते हैं। सिंपल सा फंडा है कि वे सभी फसल जिससे हम वर्षा ऋतु में बोते हैं, यानी वर्षा ऋतु में बोए जाने वाले फसल को हम खरीफ फसल कहेंगे। सामान्यतः ऐसी फसल जून से सितंबर तक की होती हैं। अगर हम खरीफ फसल के ड्यूरेशन की बात करें तो ये फसल जनरली जून से लेकर सितंबर तक की होती है। अगर हम उसका उदाहरण जानना चाहेंगे कि खरीफ फसल का उदाहरण क्या है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है धान। भारत में धान जो है ये वर्षा ऋतु में बोया जाता है, यानी धान जो है वह एक खरीफ फसल है। ठीक उसी प्रकार मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। इस प्रकार खरीफ फसल वैसे फसल हैं जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है और इसकी अवधि जून से सितंबर तक होती है। और इसका उदाहरण हो गया धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। अब समझते हैं रबी फसल क्या है। रबी फसल जो फसल शीत ऋतु में बोया जाता है उससे रबी फसल कहते हैं। सिंपल सा फंडा है कि वे सभी फसल जो ठंडे के दिनों में बोया जाता है, यानी शीत ऋतु में बोया जाता है, वैसे फसल को हम रबी फसल कहते हैं। सामान्यतः ऐसी फसल अक्टूबर से मार्च तक की होती है। अगर हम इसकी अवधि की बात करें तो रबी फसल की अवधि होती है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। रबी फसल का सबसे अच्छा उदाहरण है गेहूं। गेहूं जो है ये शीत ऋतु में बोया जाता है, इसीलिए ये एक रबी फसल है। गेहूं के अलावा चना, मटर, सरसों, अलसी इत्यादि ये सभी भी रबी फसल ही है। तो इस प्रकार हमने समझ लिया कि खरीफ फसल और रबी फसल क्या है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वह है फसल उगाने की विभिन्न चरण, यानी एक किसान को कौन कौन सा चरण अपनाना पड़ता है फसल को उगाने के लिए। किसानों को फसल उगाने के लिए अनेक तरह के कार्य करने पड़ते हैं। देखिए, किसान जो अपने खेत में फसल उत्पादन करते हैं तो इसके लिए उन्हें अनेक तरह के कार्य करने पड़ते हैं। उसके कुछ उदाहरण हैं। मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले किसान क्या करते हैं कि बीज बोने से पहले मिट्टी का तैयारी करते हैं, मिट्टी को उसके लायक बनाते हैं। इसके अलावा बुआई। जब मिट्टी तैयार हो जाती है तो फिर उस खेत पर किसान बीजों को बोते हैं। बुआई संपन्न होने के बाद फिर उस खेत में किसान खाद और उर्वरक देते हैं।
इसके बाद सिंचाई करते हैं समय समय पर। सिंचाई के बाद फिर जब वह फसल कुछ तैयार हो जाती है, उसके बाद फिर एक काम इंपॉर्टेंट है कि खरपतवार से सुरक्षा, यानी किसान जो है फसल की देखभाल करते हैं और जहां भी उन्हें खरपतवार दिखाई दे वह खरपतवार से अपने फसलों को सुरक्षा देते हैं। और फिर जब यह फसल पककर तैयार हो जाती है तो फिर किसान का काम रहता है फसल की कटाई करना, और कटाई करने के बाद फसल का भंडारण किया जाता है। इस प्रकार किसान जो है कृषि कार्य करने के लिए इतने सारे कार्य करते हैं। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। इस प्रकार किसान जो है अपनी कड़ी मेहनत से अन्न उगाते हैं और देश की जनता को समर्पित कर देते हैं। इसीलिए किसान जो है, किसान हमारे लिए अन्न उगाते हैं और उन्हीं के द्वारा उगाया गया अन्न खाकर हम जिंदा रहते हैं। इसीलिए किसान हमारे लिए अन्नदाता है। तब आइए इस टॉपिक को हम एक एक करके समझते हैं कि मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण, ये सभी क्या क्या है। कृषि में किसान का सबसे पहला काम होता है मिट्टी तैयार करना। किसी भी खेत पर फसल उगाने से पहले किसान उस खेत की मिट्टी को तैयार करते हैं, क्योंकि जब तक मिट्टी तैयार नहीं होगी उस खेत पर फसल का उत्पादन संभव नहीं है। इसीलिए सबसे पहला काम जो किसान करता है वह मिट्टी तैयार करना होता है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार किया जाता है। मिट्टी को उलट पुलट कर उससे ढीला बनाया जाता है ताकि उस पर फसल का उत्पादन ठीक से हो सके। हल चलाकर मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। देखिए, सबसे सामान्य जो औजार है किसान का वह है हल। वह हल चलाकर मिट्टी को उलटते पलटते हैं और उससे पोला करते हैं। ऐसा करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इससे हम जुताई कहते हैं। ऐसा करने से मिट्टी ढीली हो जाती है, जिससे पौधों की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती हैं। चूंकि मिट्टी जब तक ढीली नहीं होगी, मिट्टी अगर कठोर रहेगी तो पौधों की जड़ें आसानी से गहराई तक नहीं जाएगी, और जब पौधों की जड़ें आसानी से गहराई तक नहीं जाएगी तो फिर उसमें जो फसल होगा वह उसका पैदावार बहुत कम होगा। इसीलिए मिट्टी तैयार करना जो है ये एक आधार है किसानों के लिए। पोली मिट्टी में केंचुए और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि आसानी से हो सकती है। देखिए, अगर खेत की मिट्टी ढीली हो यानी पोली हो तो वैसी स्थिति में खेत की मिट्टी में केंचुए और लाभदायक सूक्ष्मजीवों की संख्या आसानी से बढ़ सकती है, और ऐसे जीव यानी केंचुए और सूक्ष्मजीव जो हैं ये फसलों को फायदा पहुंचाते हैं, इसलिए ये किसानों के मित्र कहलाते हैं। देखिए, अगर किसी खेत में केंचुए की संख्या अधिक हो और लाभदायक सूक्ष्मजीवों की संख्या भी अगर अधिक हो तो वैसे खेत में फसल का पैदावार बहुत अधिक होगी। इसीलिए ये सभी जीव यानी केंचुए और सूक्ष्मजीव जो हैं ये किसानों के मित्र कहलाते हैं, क्योंकि ये फसल के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। मिट्टी तैयार करने का प्रमुख कृषि औजार जो है वह है हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर। देखिए, हल जो है ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है। कुदाली जो है ये भी एक सामान्य तौर पर सब किसान यूज करते हैं, और कल्टीवेटर जो है ये बड़े बड़े किसान यूज करते हैं जिनका प्लॉट बड़ा होता है, और वैसे जगह जहां पर खेत छोटे छोटे भागों में विभाजित रहती हैं वैसे जगह पर कल्टीवेटर सुविधाजनक नहीं होती हैं। इसीलिए कल्टीवेटर को यूज करने के लिए थोड़ा उस खेत का एरिया अधिक होना चाहिए। इसलिए प्रमुख कृषि औजार जो हैं वह है हल, कुदाली और कल्टीवेटर। फसल उत्पादन के लिए किसान जब अपनी खेत की मिट्टी को तैयार कर लेता है उसके बाद उसका काम आता है बीजों की बुआई, क्योंकि बीजों की बुआई जो है ये एक महत्वपूर्ण चरण है और इस पर बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर बीजों की बुआई में थोड़ी सी लापरवाही की जाए तो किसान की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है बीजों की बुआई। बुआई के लिए अच्छी किस्म की साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। देखिए, बुआई में हमेशा अच्छे किस्म के बीज का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर अच्छे किस्म के बीज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो सारी मेहनत किसान की बेकार हो जाएगी। साथ ही साथ बुआई में साफ एवं स्वस्थ बीजों का ही चयन किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर किसान इसको फॉलो करता है।
अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की विधि। देखिए, किसान बीज बोने से पहले जो बीज मार्केट से खरीद कर लाता है उसमें सभी के सभी बीज अच्छे और स्वस्थ नहीं होते हैं। उसमें कुछ ऐसे बीज भी होते हैं जो क्षतिग्रस्त होते हैं, जिससे पौधे का जन्म होना संभव ही नहीं है। तो किसान सबसे पहले क्या करता है कि उस बीज से, जो बीज वह मार्केट से खरीद कर लाता है, उसमें वह अच्छे और स्वस्थ बीजों को अलग करता है और क्षतिग्रस्त बीजों को अलग करता है। तो ऐसा करने के लिए वो एक विशेष प्रकार की विधि, एक मेथड का यूज करता है, जो कि अब हम चर्चा करने वाले हैं। तब सवाल है कि ये विधि कैसा है, कैसे किसान को पता चलता है कि कौन सा बीज उनका स्वस्थ है और कौन सा बीज उनका अस्वस्थ है, यानी क्षतिग्रस्त है। पानी में छोड़ देने पर अच्छे और स्वस्थ बीज भारी होने के कारण तली में बैठ जाते हैं। देखिए, जो बीज किसान मार्केट से खरीद कर लाता है वो सबसे पहले क्या करता है कि सारे बीज को पानी में छोड़ देता है। तो जो अच्छा बीज होता है, जो स्वस्थ बीज होता है, वह भारी होने के कारण पानी के नीचे तली पर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जो बीज क्षतिग्रस्त होते हैं वे सभी बीज खोखले और हल्के होने के कारण वह तैरने लगते हैं, क्योंकि इस तरह के क्षतिग्रस्त बीज जो हैं वह या तो सड़ा हुआ होता है या फिर ऐसे बीजों पर कीट लग जाते हैं। तो ऐसे बीज खोखले और हल्के होने के कारण वह पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तो इस प्रकार वह सभी बीज को हटाकर अलग कर दिया जाता है और किसान अच्छे और स्वस्थ बीजों को कलेक्ट करके उसको फिर खेत में बो देते हैं। इस प्रकार ये विधि जो है हर किसान अपनाता है। बुआई की परंपरागत औजार है कीप। कीप के सहारे बीज की बुआई की जाती है। बहुत से ऐसे किसान हैं जो बीज बोने के लिए कीप का सहारा लेते हैं। वैसे तो बहुत ऐसे भी किसान हैं जो हाथों से भी बीज की बुआई करते हैं, लेकिन आजकल बीज की बुआई के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है, जो ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। सीड ड्रिल जो है ये एक औजार है जिसका इस्तेमाल ट्रैक्टर के साथ किया जाता है और सीड ड्रिल में सभी बीजों को उसमें डाल दिया जाता है और फिर ट्रैक्टर के साथ ये संचालित होती है और बीजों की बुआई होती है। बीज बोने के समय सावधानियां। किसान को बीज बोने के समय कुछ सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें पहला यह है कि बीजों के बीच उचित दूरी हो। जब भी किसान बीज बोता है तो बीजों के बीच उचित दूरी मेंटेन करके बोता है, क्योंकि अगर बीजों को बहुत पास पास बो दिया जाए तो यह भी फसल के लिए ठीक नहीं है। ठीक इसी प्रकार अगर बीजों को बहुत दूर दूर बो दिया जाए तो यह भी फसल के लिए ठीक नहीं है। यानी बीजों को हमेशा उचित दूरी मेंटेन करते ही बोना चाहिए, क्योंकि अगर बीजों को बहुत पास पास बो दिया जाए तो इसमें क्या होगा कि फसल का जो पौधा है वह पास पास उगेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि सभी फसल के पौधों को समुचित मात्रा में वायु, जल या खनिज, सूर्य का प्रकाश इत्यादि प्राप्त नहीं होगा। उन सभी पौधों के बीच एक प्रकार का कंपटीशन हो जाएगा। इसीलिए ऐसा कंपटीशन न हो, इसीलिए बीजों को बहुत पास पास नहीं बोना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर बीजों को बहुत दूर दूर बो दिया जाए तो पूरे खेत में बहुत कम ही पौधे उगेंगे, जिसके कारण फसल का पैदावार कम होगा। इसीलिए बीज बोने के समय हमेशा बीजों को उचित दूरी मेंटेन करके ही बोना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि बीजों को उचित गहराई पर बोना चाहिए। जब भी बीज बोया जाए तो बीजों को बहुत ज्यादा गहराई पर भी नहीं बोना चाहिए और बहुत सतह पर भी नहीं बोना चाहिए, क्योंकि अगर बीजों को बहुत गहराई पर बो दिया जाए तो वह बीज उगेंगे ही नहीं, उसमें अंकुरण होगा ही नहीं, क्योंकि वह बीज जो है मिट्टी के अंदर ही सड़ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार अगर बीजों को एकदम सतह पर बो दिया जाए तो उसमें बहुत से ऐसे पंछियां हैं या फिर कीट हैं जो उस बीजों को खा जाएंगे। तो इसीलिए बीजों को उचित गहराई पर ही बोना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है खाद एवं उर्वरक, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखिए, ये नाम हो सकता है हमने पहले भी सुना है, लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि खाद क्या है और उर्वरक क्या है। फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में पोषकों की कमी हो जाती है। देखिए, अगर किसी खेत में हम लगातार फसलों को उगाते चलें तो धीरे धीरे क्या होगा कि उस मिट्टी की जो पोषक तत्व है उसमें कमी हो जाएगी। इसी कमी को पूरा करने के लिए मिट्टी में खाद एवं उर्वरक मिलाया जाता है। तो किसान क्या करते हैं कि इस पोषक तत्व में जो कमी हो जाती है
इस कमी को पूरा करने के लिए यानी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए उसमें खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। तो अब आइए हम समझते हैं कि खाद क्या है और उर्वरक क्या है। आइए देखते हैं कि खाद होता क्या है। खाद एक कार्बनिक यानी जैविक पदार्थ है जो पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती हैं। खाद कैसे प्राप्त होता है? जंतुओं के अपशिष्ट जैसे गोबर, जंतुओं के मलमूत्र या फिर पत्तियों के टुकड़े, सब्जियों के छिलके, इन सभी चीजों से खाद बनता है। ऐसे अपशिष्टों को गड्ढे में डाले जाते हैं जो सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटन के बाद खाद बनते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी अवशिष्ट हैं यानी गोबर, सब्जियों के छिलके, पत्तियों के टुकड़े, ये सभी अवशिष्टों को क्या किया जाता है? न गड्ढे में डाल दिया जाता है और फिर ये गड्ढे में डाल देने के बाद कुछ समय के बाद यानी कुछ महीनों के बाद ये धीरे धीरे अपघटन हो जाते हैं। सूक्ष्मजीवों द्वारा ये अपघटन होकर एक प्रकार का काला रंग का पदार्थ बनाता है जिससे खाद कहते हैं। और ये खाद जो है ये खाद पौधों के लिए अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है। तो ये खाद जो है ये खाद को अगर खेत में मिला दिया जाए तो पौधों की पैदावार अधिक होती है। केंचुए द्वारा तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। अगर हम खाद बनाने के क्रम में केंचुए का इस्तेमाल करें यानी वैसे खाद जो कि केंचुआ द्वारा तैयार किया जाता है, वैसे खाद को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। और वर्मी कंपोस्ट जो है ये सामान्य खाद से बेहतर होता है। तो हमने समझ लिया कि खाद क्या होता है। तो ये चैप्टर बहुत लंबा होने की वजह से इसका वीडियो हम 2 पार्ट में बना रहे हैं और पहले पार्ट का वीडियो ये आज समाप्त हुआ और दूसरे पार्ट का वीडियो भी आप लोगों को इसी तरह से हम बनाकर भेजेंगे। तो ये आज का जो है पहले पार्ट का वीडियो है और इसे आप इतना तैयार कर लें और इसका दूसरा वीडियो भी हम बहुत जल्द बनाकर आप लोगों को भेज देंगे।